प्यारे बच्चों, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के लिए अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स एक ही पढ़ना है। केवल एग्ज़ाम अलग अलग होगा, लेकिन पढ़ना तीनों को एक ही चीज़ है। इसीलिए ये लोग मतलब आप सस्पेंस में ना रहें कि ये केवल आर्ट्स का बताया जा रहा है तो ये केवल साइंस का बताया जा रहा है। ये जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं वो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में ही आएगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो हरा वाला है ज़्यादातर आंसर होता है सभी, तो ये डी आंसर सही है। दूसरा है, निम्न में से कौन धन की विशेषता है। तो धन की विशेषता क्या है, निवेश है, विनिमय साधता है, सीमितता है, तो इनमें से सभी। तीसरा है, एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो वो क्या करता है, सभी, माने पूंजी संसाधन, बाजार का आकार, प्राकृतिक खनिज पर। चौथा है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ को। वेष्टि शब्द प्रथमता किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो रैगनर फ्रीस के द्वारा। निम्न में से वेष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है, मांग का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा मांग का सिद्धांत एवं मूल्य का सिद्धांत, ये वेष्टि अर्थशास्त्र का है, जबकि रोजगार का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो हम लोग इसका आंसर डी को मारेंगे। सातवां है, निम्न में से वेष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो वेष्टि अर्थशास्त्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो फर्म का संतुलन, अर्थव्यवस्था का संतुलन, सीमांत आगम। तो ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था का संतुलन। ये बी ऑप्शन आपका सही है, ये डी गलत लगा हुआ, ये आपका बी ऑप्शन सही है। मतलब अर्थव्यवस्था का संतुलन व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाता, ये समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। आठवां है, जीवन की आधारभूत क्रिया निम्न में से कौन सी है। तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय, सभी, मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। नौवां है, आर्थिक समस्या निम्न में से किस कारण से पैदा होती है। तो साधनों की सीमितता के कारण यह पैदा होती है। अगला है, समाज की आवश्यकताएं निम्न में से किस प्रकार की होती है। तो खाने पीने संबंधी, निवास स्थान संबंधी, शिक्षा सुविधा संबंधी, सभी, तो इसमें सभी हो जाएगा। 11 है, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। तो ये किया था विभाजन रैगनर फ्रीस ने। तो इसका हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन आपका सही है, रैगनर फ्रीस। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र किसने कहा था। तो ये रॉबिन्स ने कहा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो वस्तु कीमत, साधन कीमत, आर्थिक कल्याण, उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही है। अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक कौन है। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के आविष्कारक है आपका कौटिल्य। या अर्थशास्त्र के रचयिता भी पूछ सकता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो कौटिल्य। किसने कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। तो ये कहा था रॉबिन्स ने। उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, दुर्लभता का विज्ञान है या चयन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, तो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा कि अर्थशास्त्र सामग्री कल्याण का शास्त्र है। तो ये मार्शल ने कहा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। जहाँ व्यक्ति विशेष हो गया, मतलब एक व्यक्ति एक फर्म, तो यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसलिए उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही है। 18 है, कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से सन में प्रकाशित की थी। तो 1776 ईस्वी में अपनी किताब को लिखा था इन्होंने। इसका हिंदी है, राष्ट्रों की संपत्ति और साधनों की खोज। 20 है, व्यष्टि आर्थिक चर का उदाहरण है। तो फर्म का उत्पादन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसकी उपयुक्तता नहीं है। तो भविष्यवाणी की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब किसने लिखी थी। तो मार्शल ने लिखी थी 1890 में। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये लेखक इसके कौन है। तो ये है रॉबिन्स। आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है। तो किसका, चुनाव की। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो
असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। इसका ऑप्शन सी सही है। 27 है, उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 5। कौन कौन? भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और साहस। 28 है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का किसका नियंत्रण होता है? तो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है किस पे? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में। तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का होता है किस पर? तो निजी फर्मों पर। 29 है, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान होता है। तो मूल बिंदु मतलब ओरिजिन की ओर नतोदर। अवसर लागत का अर्थ होता है तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत। क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है? तो कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है इससे। उपलब्ध साधनों के उत्तम प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है साधनों की अमितविकता। उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आर्थिक समस्या। असीमित उद्देश्य, सीमित साधन तथा वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समस्या। विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों का वितरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है साधनों का आवंटन। किसके लिए उत्पादन की समस्या का संबंध किससे संबंधित है? तो यह है उत्पादन के वितरण। निम्न में से किस आधार पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? तो असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। ए और बी दोनों। सी सही है। किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, मतलब किस अर्थव्यवस्था कीमत तंत्र, तो वो हो जाएगा पूंजीवादी। अब है दूसरा चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए। ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन, ये टर्म 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है उपयोगिता की माप की जाती है। तो उपयोगिता की माप हम लोग कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा, मार्शल के अनुसार। निम्न में से कौन सत्य है? तो टीयू जब उच्चतम होता है तब एमयू मतलब सीमांत उपयोग धनात्मक होता है, एमयू ऋणात्मक होने पर टीयू गिरने लगता है, टीयू जब उच्चतम होता है तो एमयू शून्य के बराबर होता है। तो ये सभी सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? तो उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है। माने उपयोगिता का अर्थ आवश्यकताओं की संतुष्टि है और उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। उपभोक्ता संतुलन की कौन सी दशा उचित है? तो ए और बी दोनों, मतलब अधिकतम संतुष्टि और MUX बराबर PX। निम्न में से उदासीन वक्र की कौन सी विशेषता उचित है? तो मूल बिंदु को उन्नतोदर और ऊंचे उदासीन वक्र पर अधिक संतुष्टि, मतलब डी ऑप्शन सही है। जितना ऊंचा उदासीन वक्र रहेगा उतना अधिक संतुष्टि को बताएगा। घटते सीमांत उपयोगिता सिद्धांत निम्न में से किसने नहीं दिया है? तो घटते हुए सीमांत उपयोगिता किसने नहीं दिया? बी और डी। घटते सीमांत हिग्स और मार्शल और आपका गोसेन ने दिया है, दोनों ने। हिग्स ने नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी सही है, डी नहीं, बी इसका सही हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता फॉर्मूला है डेल्टा TU बट्टा डेल्टा Q, या फिर MU बराबर TUN-1 भी इसका फॉर्मूला होता है। जो वक्र पहले बढ़ती है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करती है वह कौन सी वक्र कहलाती है? तो वो कहलाती है TU, मतलब कुल उपयोगिता की रेखा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती तब कुल उपयोगिता होती है घटती हुई। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो घटने लगती है। जब कुल उपयोगिता वक्र गिरने लगती तब सीमांत उपयोगिता होती है ऋणात्मक। जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता क्या होती है? घटती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी? तो बढ़ती हुई। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो वे थे गोसेन। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो वो शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीन वक्र होता है तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। गोसेन का प्रथम नियम निम्न से कौन है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। फिर है प्रतियोगी बाजार में मांग में कमी के
परिणाम स्वरूप गिरावट होगी, तो किसकी? रोजगार की। यदि श्रम संघ मजबूत है तो मजदूरी पर नहीं गिरेगी, मजदूरी दर नहीं गिरेगी। एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी शर्त है? तो समान कीमत। बाजार अर्थव्यवस्था निम्न में से किस प्रकार संगठित होती है? तो स्वतंत्र रूप से। बाजार में मुख्य पक्ष कौन सा आवश्यक है? तो क्रेता विक्रेता। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है इसे कहते हैं तो एकाधिकार। एकाधिकार नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्रेता बोल रहा है, विक्रेता नहीं। एकाधिकार में विक्रेता क्या होता है? एक होता है, क्रेता अनेक होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार में कारोबार होता है तो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कोषों का। वित्तीय बाजार व्यवस्था कहते हैं दीर्घकालीन ऋण। बाजार मूल्य पाया जाता है तो दीर्घकालीन बाजार में। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? तो वो होती है पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो उपयुक्त सभी, मतलब ये ABC जो है वो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वर्ग का रूप होता है तो कम लोचदार। एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूलने की क्रिया कहलाती है कीमत विभेद, जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। किस बाजार में दूसरे बाजार की अपेक्षा कम कीमत और अधिक उत्पादन होता है? तो वो होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। बाजार वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा आधार है? तो उपयुक्त सभी। पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो उपर्युक्त सभी। विशुद्ध प्रतियोगिता के निम्न में से कौन से लक्षण हैं? तो उपयुक्त सभी। एकाधिकार में पाया जाता है तो उपर्युक्त सभी, मतलब एक विक्रेता अधिक क्रेता, निकट स्थापना का अभाव, नए फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। अगला है एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो उपयुक्त सभी। वह कीमत जहां बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती उसे हम कह सकते हैं अतिरेक पूर्ति। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से है यहाँ क्रेता एवं विक्रेता उपलब्ध हो। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में संतुलन कहाँ होता है? जहाँ पर बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति बराबर हो। वित्तीय बाजार उपलब्ध कराता है तो अल्पकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण दोनों, मतलब C ऑप्शन सही है। वित्तीय संस्थाओं का स्थान है मुद्रा बाजार के अंतर्गत और पूंजी बाजार के अंतर्गत, इसका ऑप्शन C सही है। मुद्रा बाजार का उदाहरण है, तो मुद्रा बाजार का उदाहरण है व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंक, C ऑप्शन इसका सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण होता है तो मांग एवं पूर्ति के आधार पर। पूर्ति मांग की लोच निर्भर करती है तो समयावधि पर। वस्तु की औसत इकाई कीमत क्या कहलाती है? तो औसत आगम। एक फर्म द्वारा वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाती है? तो आय और आगम, आय बोलिए या आगम का लिए, A और B दोनों हो जाएगा, मतलब C ऑप्शन। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? तो सीमांत आगम। आय की कौन सी धारणा को कीमत कहते हैं? तो औसत आगम को। और फर्म द्वारा कुल वस्तुओं की बिक्री से, यहाँ कुल हो जाएगा, कुल वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? तो कुल आगम कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो 5 मॉडल सेट JCERT द्वारा जारी किया गया था उसको आप लोग पहले पूरा चाट जाइए, मतलब घोर के पी जाइए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित करें। बाय बाय।